नौकरी करना आसान है, जी। समाज सेवा करना आसान नहीं है। बेटी को लोग बेटी नहीं बोलते, उसको बेटा बोल देते हैं। तो लड़की है वो बेटी है, उसको बेटा क्यों बोला जाता है? खुद से खुद की लड़ाई में जब व्यक्ति जीत जाता है तो उसको कोई हरा नहीं पाता। काम करते हुए कब लगा कि अब मुझे एक फाउंडेशन की जरूरत है, या फिर मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत है जहाँ से मैं कुछ और अच्छा कर सकूं? काम करना, जैसे कि पहले भी कहा था कि मतलब चले तो अकेले थे, फिर कारवां बन गया। तो काम करना जैसे आप जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोग जब जुड़ते हैं आपके साथ में, तो जब ज्यादा लोग आपके ग्रुप में होंगे तो कहीं ना कहीं उसकी पारदर्शिता भी होनी जरूरी है। भाई हम कोई काम करेंगे, भाई अगर हम अकेले कर रहे हैं तब तो हम अपना पैसा, सीधी बात है भाई, हमारा पैसा हमें किसी को हिसाब नहीं देना है। हम काम कर रहे हैं और अपना करते रहे। लेकिन जब हमारे साथ 10 लोग, 20 लोग या 50 लोग जुड़ रहे हैं और कहीं अगर हमें जरूरत तो मान लीजिए, अभी जैसे आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट भी किया था, जैसे कई बच्चियों की शादी वगैरह थी, उसमें कई लोगों ने मतलब सहयोग के लिए कहा। तो जो भी सामर्थ्य था, मैंने अपने स्वयं से और अपने मतलब सहयोगियों से अपने ग्रुप में बात करके थोड़ा बहुत उनका सहयोग किया गया। तो इसी तरीके से पहले भी बहुत से काम हुए, कोई जैसे सहयोग करना है तो उसके लिए लोगों से अपील की गई, लोगों से मैसेज या फोन से बात की गई। तो मेरा ये था कि जैसे जब हम साथ में काम कर रहे हैं या टीम बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी एक पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि लोगों को क्वेश्चन ना उनका उठना चाहिए कि हाँ ये काम हो रहा है लेकिन हम इसमें कुछ जान नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया कि एक अगर अपना बैनर होगा, एक अपनी संस्था होगी, तो उसके माध्यम से हम एक साथ में लोगों को जोड़कर, भाई फिर उसमें हम ये नहीं होगा कि नहीं हाँ कोई कहीं से भी है, कोई कहीं से भी, फिर वो संस्था के बैनर से हम काम करेंगे। तो इसी सोच के साथ जब सब लोग जुड़ रहे हैं, एक टीम बन रही है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करके और एक नाम दें और एक उसका एक पहचान बन जाएगी। तो उसके माध्यम से हम, भाई कभी अगर हम नहीं भी हैं, हमारे सहयोग भी हैं, तो बस ये होगा कि हाँ उस बैनर से, उस संस्था के माध्यम से ये सहयोग हुआ है, लोगों की मदद हुई है। तो उसी के माध्यम से फिर एक आरंभ फाउंडेशन संस्था का जो है वो नींव रखा गया और उसको बनाया गया। फिर उसके साथ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने सपोर्ट भी किया और उसके बैनर से कई कार्यक्रम भी हो चुके हैं, समारोह भी हो चुके हैं। और फिर इसी तरीके से संस्था बन गई, लोग जुड़ते चले गए और आज काफी लोग हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आरंभ फाउंडेशन काम क्या करती है? जैसे अब मैं शुरू से ही पिछले में लगता है 8-9 साल हो रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। तो संस्था का भी काम मुख्य रूप से सेवा ही है। अब सेवा में उसमें चाहे रक्तदान का क्षेत्र हो या महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर हो, शिक्षा से लेकर हो बच्चों की, या किसी की बेटी की शादी के सहयोग में हो, तो इस तरीके से सामाजिक हित में ही, मतलब समाज हित में ही कहेंगे, जो भी कार्य हो सकते हैं उस पे संस्था काम करती है। उसमें चाहे मुझे हो या हमारी टीम को या हमारे सहयोगियों को, जिसकी भी जैसी जरूरत होती है उसको, जैसे उसको से सोशल मीडिया से या जो है लोगों के द्वारा बताया जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि हाँ वो जेन्युइन व्यक्ति है, उसका सहयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई क्योंकि जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे कि सहयोग जरूर आवश्यकता है या नहीं है, तो जब हमें लगता है कि नहीं जेन्युइन है, उसको सहयोग की आवश्यकता है, तो हम लोग उस पे आगे आके खड़े होते हैं, उनका सहयोग करते हैं और आपस में ग्रुप में बात करके, जो भी चाहे वो आर्थिक हो या किसी और माध्यम से उनको देना हो, करना हो, तो उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे बच्चे भी बहुत से आप सुनते होंगे, बहुत से लोग निःशुल्क जो है अपनी कोचिंग चलाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कि रामनगर में चलती है कोचिंग, नीलेश यादव जी हैं जो दिव्यांग हैं और अपनी कोचिंग चलाते हैं काफी टाइम से। वहां भी कई बार मैं गई हूँ, बच्चों को जैसे कॉपी पेन पेंसिल वगैरह से जो भी जरूरत होती है, कभी कभी वो भैया बताते हैं कि वहां पे जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं जिनको कपड़ों की जरूरत है, तो हम लोग उसके लिए भी जैसे जो भाई हमने तो कपड़े पहने तो हो सकता है कुछ दिन बाद हम उनको रख देते हैं कि अब हम नहीं पहनेंगे, लेकिन किसी के लिए वो कपड़े नए होते हैं, हमारे लिए पुराने हैं लेकिन किसी के लिए वो नए होते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ लोगों से आपस में ही, महिलाओं से, लोगों से घरों में या अपने घर में
हम बात करके कुछ पुराने कपड़े भी कलेक्ट करते हैं, उनको जाकर वहां पे डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, कि ताकि भाई हमने जो चीज रख दी है, पुराने कपड़े हो गए, वो लोगों के लिए, भाई कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं, वो जी। उसको अपना यूज कर सकते हैं, उनका सहयोग हो सकता है। और कभी कभी कुछ जरूरत हुई तो अगर भाई किसी बेटी की शादी है कुछ है, तो हम अपना उनको साड़ी और सामान जो भी है वो नया भी देते हैं खरीद कर। बस ये है कि सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर ने जितना दिया है उसमें से जो हो सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम लोग सहयोग करते हैं। आरंभ फाउंडेशन आपकी संस्था है, इस संस्था को अब तक कितने सम्मान प्राप्त हो चुके हैं कार्य के लिए? अब सम्मानों की देखिए, अब गिनती तो नहीं हम कर सकते हैं, अनगिनत ही कह सकते हैं, जी। क्योंकि अब सम्मान है प्रत्येक मंच पे, और वो सम्मान जो है मिलता रहता है। और हम तो ये कहेंगे कि संस्था का सम्मान, मतलब वो सम्मान क्या कहें, वो तो एक प्रतीकात्मक है कि मोमेंटो या शॉल या पुष्प वगैरह आप देकर सम्मान करते हैं। सबसे बड़ा सम्मान है कि हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। हाँ, कुछ आप सम्मान चाहे ऐसे जी। तो कुछ सम्मान ऐसे भी हैं जो सरकार द्वारा आपको प्रोत्साहन के रूप में भी दिया गया है, तो हाँ, उसकी बात बिल्कुल। तो सरकार के साथ क्या, जैसे देखिए प्रशासन या जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जी। ये बहुत से लोग कुछ सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ के भी काम करते हैं, जी। तो उसमें सम्मान तो मिलते ही रहते हैं। जी। लोगों ने उस चीज को सराहा है, जो है मुझे और मेरे संस्था के कार्यों को, मेरे कार्यों को, मेरी टीम के कार्यों को लोगों ने समझा है, उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम सही लाइन में, सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो लोगों ने उस चीज को प्रोत्साहन स्वरूप हमें सम्मानित किया है। अभी तक जैसे मुझे भी अभी वर्तमान में हम कहें तो 3 राज्यपाल के द्वारा मुझे सम्मान मिल चुका है। एक आपका उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है माननीय आनंदीबेन पटेल महोदय, उनके माध्यम से उनके द्वारा मिला है। और एक आपके अभी मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें वागधारा के जो है माध्यम से उसके संस्थापक हैं, जो है अध्यक्ष हैं वागी सारस्वत, उनके माध्यम से वहां के जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे श्री रमेश बैस सर, उनके जो है करकमलों से सम्मान मिला था। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं, जो है श्रीमती माननीय जो है बेबी रानी मौर्य जी, उनके करकमलों से भी सम्मान मिला है। जी। उसके साथ में आपके कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके हाथों से भी सम्मान मिला। तो ऐसे कुछ, मतलब हम कहेंगे बड़े लोगों के माध्यम से भी सम्मान मिला है, कुछ प्रशासनिक स्तर पे जैसे डीएम सर, एसपी सर, पुलिस विभाग से, इनके माध्यम से भी सम्मानित किया गया है। तो वो कहीं ना कहीं कार्यों का सम्मान है। और जब जब भी सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है। बड़ी चीज है कि जैसे जैसे सम्मान की श्रेणी आपकी बढ़ेगी, लाइन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती जाती है, और फिर वहां से आपको पीछे मुड़ के आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं तो उसी काम को हम कहेंगे, चाहे वो ईश्वर का आप फल समझिए, या अपने कार्यों का सम्मान करिए, या आपने जो मतलब उसमें संघर्ष किया है, जो आपने समय दिया है, जो अपना आपने व्यक्तिगत समय उसमें लगाया है, उसका सम्मान, तो वो सम्मान के रूप में ही आपको मंच से मिलता है। और उसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने कार्यों के लिए, कि आप उसको और बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से करें, ताकि हम और लोगों के लिए वो प्रेरणा जो है बन सकें, और लोगों को प्रेरित कर सकें, और ताकि एक जो अच्छा भविष्य है, आगे आने वाली जनरेशन है, और जो हमारा भविष्य है, उसको और बेहतर किया जा सके। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो ये 7 से 8 साल का सफर रहा है, आपने अपने आप को झोंका है, एक जुनूनी तरीके से काम किया है समाज सेवा के लिए। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। आप सब जो आपका सैन्य ग्रुप है, जितने लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि आप सब महिलाओं के लिए प्रेरणा है, अपने जिले ही नहीं, अभी तो बाहर के भी जिलों में आप लोगों ने जो सम्मान कमाया है, ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक प्रेरणा है। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं लगा कि आज के डेट में जो महिलाएं कंफ्यूज हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था वो पीछे क्वेश्चन में, कि जैसे जो भी कंफ्यूजन है महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बात शेयर करने की आवश्यकता है।
और प्रेरणा का मतलब यही है कि जैसे आपने कहा सैनिक ग्रुप हो या हम स्वयं में हैं या अन्य जो जिलों में हमने मतलब मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया या किसी भी मंच पे मुझे बुलाया गया है वहां से या किसी विद्यालय में जब भी मैंने मतलब कहा महिलाओं के पक्ष में, क्योंकि मैं महिला हूँ तो जाहिर सी बात है मैं महिलाओं के ही पक्ष में पहले बात रखूंगी। नहीं, बात तो रखना भी इसलिए जरूरी क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया गया है। तो नो डाउट दबाया गया है, लेकिन जी। जो वर्तमान अभी स्थिति हम देखें जो इस समय का है जी। उसके हिसाब से बहुत सी महिलाएं जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। जी। आप स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिए, पुलिस में ले लीजिए, शिक्षा में ले लीजिए और किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, महिलाओं का अपना एक अलग है, वो सब क्षेत्र में काम कर रही हैं, आगे निकल आई हैं। लेकिन किसी न किसी अभी क्षेत्र में कुछ ग्रामीण एरिया में और कुछ शहरों में भी कह सकते हैं कि महिलाओं का डोमिनेशन अभी है। उनको उस चीज को जो है झेलना पड़ता है, उन्हें डोमिनेट किया जाता है कि भाई जैसे अभी पुरुष हैं काम कर रहे हैं तो 10 से 5 अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो उसके बाद भी 10 बजे घर पहुंचेंगे। महिला अगर 10 से 5 नौकरी कर रही तो अगर 6 बजे तक नहीं पहुंचेगी तो फोन आ जाएगा कि हाँ कहाँ पर है। पुरुष है वो निकलेंगे अपने 4 दोस्तों के साथ में खड़े होकर चाय भी पी लेंगे नुक्कड़ पर। लेकिन महिलाएं अगर ऑफिस की महिला उसके साथ में है और कहे कि चल के जो है वहां बैठ के कुछ खा के तब घर जाते हैं तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जाके खाना बनाना है, काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, सास ससुर है, मतलब कई उसमें चीजें आती हैं। तो मेरा मानना है नो डाउट भाई अगर महिला बढ़ रही तो कहीं ना कहीं पुरुषों का भी उसमें हाथ है, परिवार का भी हाथ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपनी बात रखें और हमारा परिवार, हमारे घर वाले उसको सपोर्ट करें। जैसे अभी आज मैं जहाँ पर हूँ, अगर मेरे परिवार ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे घर वालों ने सपोर्ट ना किया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। और उसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो लोग नहीं चाहते तो मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि फिर हो सकता है मैं किसी और फील्ड में होती या हो सकता है हम भी घर में ही नॉर्मल हाउस वाइफ होते। लेकिन शुरू से मैंने देखा जैसे जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरे पापा का बस कहना था कि जैसे हम 4 भाई बहन हैं, बड़े हम हैं, उसके बाद एक सिस्टर है, फिर 2 भाई हैं। तो अभी पापा का ये कहना था कि मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी हम मतलब पीछे नहीं हटेंगे, उनको जो पढ़ना है, जो एजुकेशन लेनी है, जो भी करना है वो करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि हम बड़े थे जैसे होते कि अभी भी है कि लड़कियों को किसी और विद्यालय में पढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट में पढ़ाया, बच्चों को बिल्कुल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भेजा गया, प्राइवेट में भेजा गया लड़कों को। तो लेकिन उस समय हम चारों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ एजुकेशन ली है। और मैं अपनी बात कहूँ तो शुरुआत में जैसे हम लोग गांव में रहते थे तो मैंने जो है 5th तक गांव में भी वो जो तख्ती और वो लेकर पढ़ाई करते थे ना, उस पे मैंने पढ़ाई की, जो चौक से वो घोल कर उससे लिखते थे, उससे भी मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जैसे इसमें जो है हम शुरू में मम्मी बताती हैं कि क्लास 6 में जब बच्चे आते थे तब एबीसीडी उनको पढ़ाया जाता था। आजकल तो एबीसीडी बच्चे घर से सीख कर ही जाते हैं। ठीक, लेकिन मम्मी हमारी बताती थी कि जो है उनके टाइम में भी क्लास 6 से एबीसीडी पढ़ाई जाती थी और मैंने भी क्लास 6 से ही एबीसीडी पढ़ी है। मुझे याद है पहली बार जब संध्या सिंह नाम लिखना था इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जो टीचर थे इंग्लिश के उनसे वो जो कॉपी आती थी रूल वाली जिसमें वो लाइनिंग रेड और ब्लू बनी रहती थी इंग्लिश की, उसमें जब उन्होंने लिखा तो उसमें हो रहा था कि हाँ ये स्पेलिंग इसकी होगी, तो देख के मतलब बहुत अच्छा लगा कि अरे वो इंग्लिश में भी ऐसे नाम लिखा जाएगा। तो लेकिन अब ये नहीं पता था कि धीरे धीरे करते करते कि आज कहाँ तक हम पहुंचेंगे। सोचिए क्लास 6 से मैंने एबीसीडी पढ़ी, उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। पापा का ये कहना था कि बेटी हो या बेटा हो, जिसको जो पढ़ना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, लॉयर बनना हो, XYZ कुछ भी है, पढ़ाई में हम पीछे नहीं हैं। और मेरा अपना मतलब मानना था, पापा कह रहे थे कि जो है लॉयर बने या डॉक्टर बने, तो लेकिन अब वो शुरू में साइंस साइड में जैसे करते थे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने साइंस साइड थोड़े दिन पढ़ के फिर छोड़ दिया।
उसके बाद फिर आर्ट साइड मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएट, फिर मतलब इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद पीजी वगैरह, बीएड, एलएलबी। तो कहीं ना कहीं वो इच्छा थी, हम डॉक्टर नहीं बने वो अलग बात, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा थी हम स्वास्थ्य विभाग में आ गए। और जो है, क्योंकि जैसे लॉयर भी नहीं बने, लेकिन हाँ एलएलबी वगैरह मैंने किया कि इन फ्यूचर अगर कभी मुझे लगता है कि हाँ उस फील्ड को भी मुझे अगर जाना है, उस फील्ड में जाना है, या नहीं भी जाना है, तो भी हमें अगर इन फ्यूचर कभी है तो डिग्री है, डिग्री कभी बेकार नहीं होती है। कोई भी डिग्री आपके पास है तो नॉलेज कभी बेकार नहीं होता है। तो नो डाउट उसके फिर और भी भाई बहनों की पढ़ाई, मतलब जिसने जो पढ़ा है उसको पापा ने मेरे पढ़ाया है, मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया है। और मैं ये कहूंगी कि मतलब सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, और नो डाउट मेरे मम्मी पापा ने भी अच्छी परवरिश दी। आज हम चारों भाई बहन अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, अपनी अपनी जो है जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा मतलब लोग जो है लाइफ स्टाइल जो एक होना चाहिए वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, और लोग हाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। वो सेवा तो अपना एक अपना जुनून है, अपना एक पैशन है। और उसके साथ में भाई बहन भी, जब भी कोई काम होता है और मैं बोलती हूँ कि नहीं आज वहां पे सहयोग करना है, कुछ भी है, तो वो अपने आप से कुछ न कुछ सहयोग, दीदी ये मेरी तरफ से, दीदी ये मेरी तरफ से। कभी कभी पापा भी कर देते हैं कि नहीं अगर कुछ ऐसे करना, कभी वृद्धाश्रम जाना है तो कहेंगे ठीक है, जो है हम लोग की तरफ से भी वहां पे ये चीज उसी में जोड़ दे कर देना। तो अब ये जो शिक्षा है, ये भावना कहीं ना कहीं परिवार से भी आती है। और हम सभी लोग जैसे बाहर भी पढ़ने गए, मेरा बीएड सहारनपुर से है, और 2 साल मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की। और जो है बड़े थे तो, और बच्चियों को खासकर सोचा जाए आज से जो है 10 साल पहले या 12-15 साल पहले हॉस्टल वगैरह भेजना बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम से लोग जागरूक हैं, लेकिन उस समय उनको बाहर भेजना बहुत बड़ा अपने में टास्क था। लेकिन लोगों की बातों को किनारे करकर, लोगों की सोच से दूर हटकर मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल भेजा। वहां पे हम लोगों ने मतलब मैंने पढ़ाई की, 2 साल वहां पे रहे, और उसके बाद आने के बाद में बाकी और चीजें आगे जीवन की हुई। तो नो डाउट कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन रोल के साथ साथ में हम अपनी बात को जब उनके पास रखेंगे, वो हमारी बात को समझेंगे। और पेरेंट्स समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते। हाँ कभी कभी मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो गलत है, तो वो गलत नहीं, वो उनका अनुभव होता है जो हमें सही चीज करने के लिए बताते हैं। भले ही वही जैसे पहले मम्मी पापा भी मेरे, जो हो सकता है हम लोगों ने एजुकेशन ली, उससे वो लोग कम ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अनुभव में वो हमसे ज्यादा है, और उन्होंने हमें हमेशा सही गाइडेंस दिया है। और ये उनकी मतलब एक जो कहा जाए संघर्ष है, जो कि हम लोग गांव में रहे शुरू से, उसके बाद फिर शहर में आए, शहर से फिर जो है लखनऊ में पढ़ाई की, सहारनपुर पढ़ाई की। मेरी सिस्टर ने आईआईटी कॉलेज जो है लखनऊ का बेस्ट कॉलेज है महिलाओं का, वहां से पढ़ाई की। भाई लोगों ने पढ़ाई की, और मतलब छोटा वाला भाई भी दिल्ली में, मतलब वहां नोएडा में उसने जो है बीटेक किया। तो ऐसे करते करते अच्छी एजुकेशन सबको मिली, सबने अपना अपना जो है करियर चुना, और सब आज अपने पैरों पे खड़े हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम अपनी बात अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार में शेयर करेंगे, वो महिला हो पुरुष हो, तो हमें सही रास्ता मिलेगा। सही रास्ता। जैसे कहीं ऐसा है ना कि समाज सेवा करते हुए कि पुरुष प्रधान देश है, या फिर ऐसा कभी लड़क झड़प ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे थोड़ा सा शुरुआत में हेजिटेशन होता है, और मुझे भी लगा कि चूंकि भाई पुरुष प्रधान देश कहा ही जाता है, अभी भी कहा जाता है, उसको महिला प्रधान नहीं कहा जा रहा है, पुरुष प्रधान ही कहा जा रहा है। और तो उसमें जैसे बाहर निकलना है समाज में, तो पहले आपका सामना पुरुषों से ही होगा। किसी भी महिला से आपको मिलना है, काम करना है, तो सामना तो आपको पुरुषों से ही पहले करना, और उन्हीं के सवालों का आपको जवाब देना है। लेकिन अगर आपने पुरुष को उसके सवालों का जवाब दे दिया, तो 50% महिला अपने आप आपके उसमें जो है बातों को समझ जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपका कॉन्फिडेंस,
आपका आत्मविश्वास। और अगर आप सही हैं, मेरा मानना है कि अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो समाज हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे आप किसी के भी सामने खड़े हो, अगर आप अपने में सही हैं तो अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात को रखना चाहिए। जैसे एक शब्द है बेटी और बेटा। बहुत सारे लोग बेटी को बेटी ना बोलकर बेटा बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ये ये क्वेश्चन मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। तो मैं सोचा था कि आप लोगों में से सैनिक ग्रुप में से कोई बैठेगा तो मैं उससे पूछूंगा। तो आप हैं तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। बेटी को लोग बेटी नहीं बोलते, उसको बेटा बोल देते हैं। तो लड़की है, वो बेटी है, उसको बेटा क्यों बोला जाता है? ये किसी लड़की का दर्द। देखिए, उसमें अब कह सकते हैं कि अगर उनके वहाँ भाई दोनों हैं, मान जी। लीजिए बेटा भी है बेटी भी है, जी। तो एक तो ये कह सकते हैं कि जैसे लोगों का कहते हैं ना कि उसमें भेदभाव करते हैं, जी। तो इस नाते कि नहीं वो बेटा बेटा दोनों बच्चों को बोल रहे हैं, तो या वो माता पिता प्यार से उसको अपने स्नेह में बेटा कह रहे हैं। जैसे बहुत से पेरेंट्स हैं बाबू बाबू कहते हैं बच्चों को, है ना, तो वो बाबू कहने मतलब उसमें कोई जो है जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, वो मेल हो या फीमेल हो। तो वैसे बहुत से लोग प्यार से भी अपने स्नेह में भी बच्चों को जो है बेटा बेटा कहने लगते हैं। तो और कहीं ना कहीं हो सकता है वो डोमिनेशन ना हो जेंडर वाला, इसलिए वो जो है बेटा कहते होंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं जैसे लड़कियां होती हैं, वो टोटल काम जैसे लड़कों के जैसे करेंगी, मतलब पहनावा हो या उनके काम हो उस तरीके से कि मतलब घर का काम हो या बाहर का काम हो। तो बहुत से पेरेंट्स या बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये इनकी बेटी नहीं इनका बेटा हो। मतलब जैसे कहीं ना कहीं उसमें एक चीज ये भी आती है कि जो हमने काम डिवाइड किए हैं कि ये पुरुषों का काम है, ये महिलाओं का काम है। तो ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है कि खाना बनाना पुरुषों का काम है और बर्तन धुलना जो है ये खाना बनाना सॉरी उनका महिलाओं का काम है और पुरुषों का काम नहीं है, और किचन का काम सारा महिलाओं का है पुरुषों का नहीं है। ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा है, ना कहीं आपको हिस्ट्री में कहीं मिलेगा। बस ये हमने आपने मतलब हमारे जो पुराने लोग उन्होंने ये बनाया है कि पुरुष है तो वो रात में 10 बजे भी आएगा तो हम उससे नहीं पूछेंगे बेटा कहाँ से आ गए हो। महिला अगर 7 बजे भी आ रही है तो कहाँ की इतनी देर हो गई है। अगर कोई भाई काम के लिए बुला रहा है, मतलब आपका कोई फ्रेंड हो और वो रात में 11 बजे फोन करे कि मुझे आवश्यकता है और या हॉस्पिटल जाना है, तो आप चले जाएंगे तुरंत। लेकिन वही महिला है, मान लीजिए कोई लड़की है उसकी फ्रेंड है कोई फोन करती है, इनकेस उसके साथ कोई नहीं जाने वाला है तो घर वाले नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक डोमिनेशन भी है। और कभी कभी लोग उस चीज को खुला छोड़ देते हैं कि नहीं हाँ ये जो है बेटी जब हमारे बेटों के बराबर मतलब जो उनका काम है उसके जैसे करने, जो हमने जो है डिवाइड कर रखा है कि ये काम बेटों का है, अगर लड़की वैसे काम कर रही तो उनको लगता है कि नहीं ये बेटे के जैसे काम कर रही तो ये भी हमारी बेटा है, और तो वो बेटी को बेटा भी बोलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए बेटी हो या बेटा हो, उसमें मुझे लगता है जेंडर डिफाइन अगर करना है तो वो शुरू से पेरेंट्स ही उस पे करते हैं। और अगर उस चीज को डोमिनेशन आप नहीं सिखाएंगे तो मुझे लगता है वो लड़की हो या लड़का हो, उनको कहीं पे भी ये ना लगे भाई आप सेम एजुकेशन दीजिए, सेम जो भी आप बच्चे को जो भी आपका मतलब पालन पोषण है जीवन का उन बच्चों को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सेम आप उस तरीके से जब करेंगे तो उनको खुद नहीं कहीं ये लगेगा कि हमें डोमिनेट किया जा रहा है। तो समाज जब आप नहीं करेंगे तो समाज भी आपके सही साथ में खड़ा रहेगा, क्योंकि जो चीज हम घर से शुरू करते हैं वही हमें समाज में दिखती है, क्योंकि वो हमारी सोच हो। और जब हम सोच अच्छी रखेंगे तो समाज में भी सोच अच्छी होती चली जाएगी, इसीलिए उसको समाज कहा जाता है। क्योंकि धीरे धीरे हर एक व्यक्ति अपनी सोच को जो है सही रखेगा और सही तरीके से उस चीजों को अपने बच्चों को सिखाएगा, तो वही सोच धीरे धीरे करके आगे जो है अन्य लोगों तक जाएगी और उसमें एक बेहतर समाज का निर्माण जो हम या आप सपना देखते हैं तो उसको हम कर सकते। एक क्वेश्चन और लास्ट वाला, जैसे आपका ये जो सफर रहा 7 से 8 साल का समाज सेवा का, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कितना काम कर? देखिए काम तो जब
ठीक है, लोग जैसे बोलते हैं, लोगों ने कई मतलब हमको उपाधियां भी दे दी हैं। जैसे शेरनी गैंग से भी लोग जानते हैं, समाज सेवी भी कहते हैं, और जॉब कर रहे हैं उसमें भी लोग जानते हैं, कोई मतलब आयरन लेडी बोलता है। तो ये तो लोगों का स्नेह है कि लोगों ने अलग अलग उपाधियां दी हैं, या लोगों का मतलब वो प्यार है कि लोग अब पूरे जिले में जैसे धीरे धीरे लोग हमें मतलब दीदी कहने लगे, बहुत सबका मतलब स्नेह मिला है। लोगों ने अपनी बहन मान लिया, छोटी या बड़ी, तो वो भी अच्छा लगा कि सबने मतलब इतना स्नेह किया है। और जो सफर की बात करें तो शुरू से अभी तक जैसे संघर्ष तो है ही है, नो डाउट। बिना संघर्ष के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। वो चाहे आप शिक्षा का हो, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे नौकरी का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बिना संघर्ष के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो 7-8 साल जो संघर्ष के हुए, मतलब उसमें बहुत सी चीजें आई, उतार चढ़ाव भी आए। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जैसे लगता है कि हम इस चीज को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नौकरी करना आसान है, समाज सेवा करना आसान नहीं है। क्योंकि नौकरी तो आप जानते कि वो हमें सुबह शाम तक बैठना है ऑफिस में, फिर सैलरी मिलेगी, हम अपना काम करेंगे, फिर बैग उठाएंगे, घर चले जाएंगे, ठीक। समाज सेवा में आपके टाइम का कोई वो समय नहीं है कि कब आपको किसी की जरूरत के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है वहां पे लोगों का कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है तो उसका व्यक्तिगत क्या लाभ है उसमें। लेकिन अब इन सब चीजों से परे हटकर हम लोगों की परवाह नहीं करते हुए कि हमें अगर मदद करनी तो हम कर रहे हैं। अब समाज का या लोगों का जो सोचना है वो उनकी सोच है। तो मेरा मतलब भाई सबके जीवन में कुछ ना कुछ कभी ऐसी सिचुएशन आती जहां पे लोग फेल या पास होते हैं। तो अभी जैसे एक चीज मैंने कही थी कि जब व्यक्ति स्वयं से स्वयं की लड़ाई में जीत जाता है, बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है कि खुद से खुद की लड़ाई में जब व्यक्ति जीत जाता है तो उसको कोई हरा नहीं पाता। तो एक मतलब ऐसे ही है कुछ हमारे जीवन में भी कि एक सिचुएशन हुई जिस जिस सिचुएशन में कि मैंने खुद से खुद की लड़ाई में खुद को मतलब बाहर निकाला और स्टैंड किया। और वहां पे मैंने एक चीज सीखी थी कि लाइफ को वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इन्वेस्ट करें ताकि हमें फ्यूचर में रिटर्न अच्छा मिले। तो मतलब वेस्ट करने का मतलब कि हम लाइफ को खराब ना करके उसको कहीं पे यूज करें किसी भाई। तो वही समझिए कि मेरा मतलब सेवा ही वो क्षेत्र है जहां मैंने अपनी लाइफ को इन्वेस्ट किया है और आज उसी का मुझे रिटर्न मिल रहा है। जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ या लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है, लोगों का विश्वास मैंने जीता है और लोगों का जो है स्नेह मुझे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें उसमें जो है समाहित हैं जो मेरे साथ आज का सफर रहा है उसमें। अब अगर आप दर्शकों को कुछ कहना चाहती हैं समाज सेवा से या कुछ भी जो आपके अंदर अच्छा भाव हो वो व्यक्त कर सकते। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक संदेश देना चाहूंगी कि वो महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो उसके लिए सही डिसीजन लेना है तो आप स्वयं से पहले उस पे जो है आकलन करिए कि आप उस पे किस स्थिति में हैं और आप अगर वो कर रहे हैं तो सही है कि गलत है। नहीं अगर स्वयं से आप निर्णय ले पा रहे हैं तो उसको दूसरों के साथ अपने जो नियरेस्ट उनके साथ शेयर करिए, उनसे आप बात करिए और जब आप शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा और आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। और जब आपका कंफ्यूजन दूर होगा तो आप जब सही निर्णय लेंगे तो स्वयं में खुद ही आप अपने को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी और सशक्त बना सकते हैं। और महिलाओं से खास कर कहना चाहूंगी कि महिलाएं हैं तो वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, वो अपने में ही बहुत बड़ी ताकत है, बहुत वो सशक्त हैं। बस हनुमान जी के तरीके से उनको भी उनका बल याद दिलाने की आवश्यकता होती है। तो जब भी कुछ आपको ऐसा लगे कि आप कहीं डर रही हैं, कहीं पीछे हैं, कुछ आपको करना है आप नहीं कर पा रही हैं, तो जो भी आपके प्रेरणा के लिए हो, जो जिससे भी आप प्रेरित हो, जिसको चाहे सोशल मीडिया से या आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, कोई भी जो भी आपका मोटिवेशन का माध्यम हो, उससे आप अपनी बात रखकर
उससे आप प्रेरणा लेकर उसकी बात से उसके साथ आप शेयर करके उसके मार्गदर्शन में आप अपना काम कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आपको निर्णय पहले स्वयं में लेना पड़ेगा, स्वयं अपने आप के लिए खड़े होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे कुछ भविष्य में जो है निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगी। तो यही कहना चाहूंगी कि स्वयं को पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए और अपना निर्णय स्वयं लेके आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और उम्मीद है कि आप सभी को यह एपिसोड पसंद आया होगा। समाज सेवा से संबंधित जो भी चीजें थी लगभग हमने दीदी से पूछने का प्रयास किया, और दीदी ने उत्तम नहीं अति उत्तम सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। और दीदी के चेहरे पे देखिएगा तो पसीना है। ये छोटा सा सफर है, चल रहा है, और इस सफर में दीदी हिस्सा बनी। इसके लिए पूरे आरंभ फाउंडेशन को द जबर पॉडकास्ट की तरफ से बहुत बहुत आभार है कि आप सब ने दीदी को मौका दिया, और आज दीदी काम कर रही हैं, और दीदी ने उस मौके से थोड़ा सा मौका समय हमको दिया। इसके लिए दीदी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।